वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 125 आई वॉन्ट यू टू लव मी। अब तक कार्तिक ने माइकल के अलावा ऑलमोस्ट 10 अलग अलग डॉक्टर से बेला और आदित्य का ब्लड टेस्ट करवाया था। बेला और आदित्य की बॉडी में उन सब ने लूनाफॉस्ट पॉइजन डिटेक्ट किया था, वरना सिर्फ माइकल के कहने पर कार्तिक बेला और आदित्य को डीप स्लीप में भेज दे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। कार्तिक ने बेला के बॉटम का बटन खोलते हुए कहा, शायद ऐसा इसीलिए हुआ होगा क्योंकि तुम्हारे अंदर वाटर ब्लड लाइन है। अब आगे। कार्तिक की बात सुनकर बेला ने थोड़ा सोचा और अंत में उसे कार्तिक की बात सही लगी। दादी माँ ने उसे बताया था, जो लोग साम्राज्य से होते हैं उन सब के अंदर वाटर ब्लड लाइन होती है और वो लोग आम लोगों की तुलना में थोड़ा अलग और स्पेशल होते थे। जैसे पानी में वो लोग डूबकर मर ही नहीं सकते हैं। बेला के अंदर भी वाटर ब्लड लाइन थी, उसके अंदर भी साम्राज्य के लोगों जैसी खासियत थी। 10 घंटे तक समुद्र की गहराई में रहने के बाद भी वो मरी नहीं थी। बेला ने आश्चर्य से कहा, इट मीन्स साम्राज्य के लोगों पर लूनाफॉस्ट पॉइजन का असर होता ही नहीं है। क्या बात है, बड़े लकी है वो लोग तो। कार्तिक ने बेला की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी गहरी नीली आंखें बेला पर टिकी हुई थी, जो कि इनर में बेहद ही सेडिक्टिव नजर आ रही थी। उसका कोमल शरीर और उसके ऊपर ब्लैक इनर किसी भी आदमी को पागल कर सकता था। बेला ने मुस्कुराते हुए कार्तिक की तरफ देखा, मगर उसकी नजरों का पीछा करते ही बेला के गाल और कान लाल हो गए। बेला ने तुरंत पलटते हुए कहा, तुम अब बाहर जाओ कार्तिक, मैं खुद शावर ले लूंगी, तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। बेला की बात सुनकर कार्तिक के होठों के कोने हल्के मुड़ गए। उसने गहराई से बेला की सुंदर पीठ को देखा, फिर उसने एकदम से बेला के पेट पर हाथ रख उसे अपनी बाहों में खींच लिया। बेला की पीठ कार्तिक की चेस्ट से जा लगी और वो आंखें मिचते हुए गहरी सांस लेने लगी। कार्तिक की हार्डनेस उसे भली भांति महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से उसके दिल की धड़कन बुरी तरह शोर करने लगी थी। कार्तिक ने बेला के शोल्डर पर किस करते हुए कहा, कांट यू फील माई कंडीशन वाइफी? क्या तुम सच में चाहती हो तुम्हारे होते हुए तुम्हारा हस्बैंड ऐसे सफर करे? कार्तिक की बातें सुनकर बेला का पूरा शरीर गर्म होने लगा। उसके हार्मोन्स धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर जा रहे थे। बेला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कार्तिक ये सही समय नहीं है, बिहेव योरसेल्फ। आज हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, अगर हम उन्हें अटेंड नहीं करेंगे तो वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और इससे भी ज्यादा जरूरी बात, आज हमारी डॉटर इन लॉ यहाँ आई हुई है। वो बेला बोल ही रही तभी अचानक उसके मुंह से तेज आह निकल गई। कार्तिक का एक हाथ उसकी कमर पर था और दूसरा उसके सीने पर। उसकी पकड़ बेहद ही मजबूत थी और उसने अपनी दांत बेला की नाजुक पीठ में गड़ा दिया था। कार्तिक ने बेला की बात बीच में काटते हुए बाइट वाली जगह किस करके कहा, वाइफी मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, जब मैं तुम्हारे साथ रहूं तब तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दिया करो, बाकी किसी के बारे में बोलने या सोचने की इजाजत नहीं है तुम्हें, चाहे वो इंसान कोई भी क्यों ना हो। आई डोंट केयर, मेरे और तुम्हारे बीच कोई नहीं आना चाहिए। कोई नहीं मतलब कोई भी नहीं, हमारे बच्चे भी। कार्तिक की पकड़ अब बेला पर हल्की ढीली हो चुका थी, मगर उसका लहजा और ऑरा बेहद ही भयानक होता जा रहा था। बाथरूम का टेम्परेचर भी तेजी से गिरने लगा था, जिसे महसूस कर बेला सरतक हो गई। उसे पता था उसका पति शैतान है। उसे ज्यादा उकसाना उसके के लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो सकता था। बेला ने एकदम से कहा, 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। कार्तिक ने बेला की बात सुनी। उसके होठ दोबारा मुड़ गए, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। कार्तिक ने अपना टी शर्ट निकालकर कोने में फेंक दिया। फिर उसने अपने पैंट की बटन खोली। बेला का चेहरा अब भी दीवार की तरफ था। उसने एकदम से अपनी मुट्ठियां भींच ली जब उसके कानों में जिप अनजिप होने की आवाज गई। कार्तिक ने धीरे से बेला की पीठ पर अपनी उंगलियां फेरी। उसकी गर्म सांसें अपने कंधों पर महसूस कर बेला खुद में सिमट गई। उसे अपने आसपास सब कुछ गर्म गर्म सा महसूस हो रहा था। यहाँ तक बाथरूम का ठंडा टेम्परेचर भी उसे भट्टी के समान मालूम पड़ रहा था। कार्तिक ने बेला को अपनी तरफ पलटा और पलक झपकते ही बेला के बचे हुए कपड़े भी उसी कोने में चले गए जहां कार्तिक ने अपने कपड़े फेंके थे। बाथरूम के गर्म माहौल में बेला की गहरी सिसकियां गूंज रही थी, जिसे सुन कोई भी इंसान अपना काबू खो सकता था। बेला की पीठ दीवार से लगी हुई थी।
उसके दोनों हाथ भी कार्तिक ने दीवार से लगा रखा था और उसके होठ बेला की हर उस बॉडी पार्ट को खंगाल रहे थे जिन्हें छूने में बेला खुद शर्मसार हो जाया करती थी। बेला के माथे पर पसीने की मोटी परत उभर आई। उसने गहरी सांस लेते हुए अपने होठ भींच लिए, मगर लाख कोशिश के बावजूद वो अपने बेकाबू हो चुकी सिसकियों को रोक ना पा रही थी। कार्तिक ने अपना सर उठाकर बेला की तरफ देखा, फिर उसने बेला के हाथों को रिहा करते हुए उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस दी। बेला ने हौंकते हुए कहा, कार्तिक स्टॉप इट प्लीज। कार्तिक ने दोबारा सर उठाकर बेला की तरफ देखा, जो प्लीडिंग नजरों से उसे देख रही थी। वो मुंह से भले ही ज्यादा कुछ ना बोले, मगर उसकी लाल पड़ती आंखें सब कुछ बयां कर रही थी। कार्तिक उठकर खड़ा हो गया। उसकी गहरी नशीली नीली आंखों में शैतानियत नजर आ रही थी। कार्तिक ने बेला के चेहरे पर झुककर कहा, 10 मिनट पूरा हो चुका है वाइफी। कार्तिक की बात सुनते ही बेला की आंखों में लालिमा बढ़ गई और वो गुस्से में कार्तिक को घूरने लगी, जो हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। बेला ने एकदम से कार्तिक का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचा और पंजों के बल खड़े होकर उसे किस करने लगी। कार्तिक ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। बेला का कोमल शरीर उसके कठोर शरीर से चिपका हुआ था, ऐसे जैसे पेड़ की डाली से सांप लिपटता हो, मगर इसके बावजूद कार्तिक ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। बेला ने अंत में हार मानते हुए कहा, कार्तिक आई वॉन्ट यू, स्टॉप टीजिंग मी, ओके, आई जस्ट वॉन्ट यू, कांट यू अंडरस्टैंड, आई वॉन्ट यू टू लव मी। बेला की आखिरी बात सुनते ही कार्तिक के होठों पर गहरी मुस्कान उभर आई। उसने बेला को देखा, जो नाराजगी से उसे घूर रही थी। कार्तिक ने बेला का गाल सहलाते हुए मासूमियत से बोला, पर वाइफी तुमने तो कहा था 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। कार्तिक की बात सुनकर बेला बुरी तरह खींच गई। उसका मन हो रहा था ईंट उठाकर कार्तिक का सर फोड़ देने का। उसे नहीं पता था कार्तिक कभी इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता था। बेला ने कार्तिक को खुद से दूर करते हुए कहा, गो टू हेल कार्तिक, मैं जा रही हूँ शावर लेने, आज के बाद मेरे पास मत आना तुम। बेला की बात सुनकर कार्तिक की मुस्कान और ज्यादा गहरी हो गई, जिसमें घमंड की एक झलक भी नजर आ रही थी। बेला शावर पैनल के नीचे आए और शावर ऑन किया। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। कार्तिक तुम ना, बेला बोल ही रही थी, तभी कार्तिक ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और इसी के साथ बेला जोर से सिसक उठी। उसकी उंगली कार्तिक के हाथों में धंस गई और उसने जोर से अपनी आंखें मिच ली। हालांकि अगले ही पल बेला कार्तिक को खुद से दूर करने लगी। कार्तिक छोड़ो मुझे। कार्तिक ने बेला के नेक पर किस करते हुए धीमे स्वर में कहा, क्या तुम नहीं चाहती थी मैं तुम्हें प्यार करूं वाइफी? अब कर रहा हूं तो मुझे करने दो। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं कार्तिक, आई सेड। बेला कार्तिक को खुद से दूर करना चाहती थी, मगर कार्तिक ने उसे आगे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। कार्तिक ने बेला की दोनों कलाई पकड़ दीवार से लगा दिया और इसी के साथ बेला के मुंह से निकालने वाले शब्द दीवार और सिसकियों के बीच दब कर रह गए। तकरीबन 1 घंटे बाद बेला बेडरूम में काउच पर बैठी हुई थी और उसके सामने खड़ा कार्तिक अपनी वॉच पहनते हुए उसे देख रहा था। रात के 10 बज चुके थे। अब भी बेला का बर्थडे खत्म होने में 2 घंटा बाकी था और जब तक कार्तिक और बेला बाथरूम में बिजी थे, तब तक आरव, आदित्य और वंश ने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए क्रूज रेडी करवा लिया था। कार्तिक ने बेला की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, चलो चलते हैं वाइफी, चलते हैं। बेला ने तीखी नजरों से कार्तिक को घूरा, तुमने मुझे चलने लायक छोड़ा है कार्तिक, जो चलते हैं। कार्तिक ने बेला को ऊपर से नीचे तक देखा। बेला ने लवेंडर सनशाइन शिफॉन गाउन पहन रखा था, जो कि स्वीट हार्ट नेक लाइन वाली थी। बेला उस गाउन में अडोरेबल और ग्लैमरस एक साथ नजर आ रही थी, मगर कार्तिक की वजह से उससे काउच पर ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा था। चलना तो बहुत दूर की बात थी। कार्तिक ने अचानक झुककर बेला को अपनी बाहों में उठा लिया और पूछा, मेडिसिन ली थी ना तुमने? बेला ने चिढ़कर जवाब में कहा, ऑफ कोर्स ली थी, मगर अभी मुझे मेडिसिन लिए हुए मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं हुआ है। इतनी जल्दी थोड़ी ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेडिसिन को भी अपना असर दिखाने में थोड़ा वक्त लगता है। यू नो व्हाट कार्तिक, तुम्हारी वजह से आज मैंने मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मूवमेंट फेस करना है। कार्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया। बेला को लेकर वो अब तक कमरे से बाहर निकल चुका था। बाकी लोग पहले ही क्रूज पर जा चुके थे। सिर्फ बेला और कार्तिक ही फिलहाल पैलेस में बचे थे। लिविंग एरिया में आते ही कार्तिक के कदम रुक गए। उसने बिना भाव के सामने खड़ी दादी माँ को देखा और फिर उनके हाथ में मौजूद एशफॉल लोटस को, जो वो आदित्य के लिए लेकर आई थी। दादी माँ, जो कि अभी ही वापस आई थी।
उन्होंने पहले कार्तिक को देखा और फिर बेला को, जो कार्तिक के बाहों में थी। बेला के दोनों हाथ कार्तिक के गले में लिपटते हुए थे। एक साथ वो दोनों किसी बेशकीमती पेंटिंग की भांति नजर आ रहे थे। दादी माँ ने धीरे से अपना गला खराशते हुए उन दोनों को एडमायर किया। उन्हें मानना पड़ रहा था, उनका निर्दयी दामाद और उनकी पोती एक साथ स्वर्ग से उतरे किसी जोड़े की भांति नजर आते थे, जो सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हो। तुम रुक क्यों गए कार्तिक, कोई दिक्कत है क्या? कहते हुए बेला की नजर दादी माँ पर गई और वो थोड़ी असहज हो गई। हालांकि जल्दी ही उसकी असहजता हैरानी में बदल गई। एशफॉल लोटस। बेला ने दादी माँ के हाथ में मौजूद सुर्ख लाल फूल को देखा और वो तुरंत ही उसे पहचान गई। उसने इस फूल के तब अंडरग्राउंड लैब में देखा था, जब कार्तिक डीप स्लीप में था। दादी माँ ने फूल दिखाते हुए कहा, ये मैं आदित्य के लिए लाई थी। अब कैसा है वो? इस फूल से वो ठीक हो जाएगा। दादी माँ की बात सुनकर बेला ने कार्तिक की तरफ देखा, जिसके भावहीन चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया था। वैसे तो बेला चाहती थी कार्तिक उसे नीचे उतार दे, मगर उसे ये भी पता था अगर कार्तिक ने उसे नीचे उतारा तो उसके लिए सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाएगी। इसीलिए उसने कार्तिक को कुछ नहीं कहा, उसे उसकी मर्जी करने दिया। कार्तिक ने ठंडे स्वर में कहा, आदित्य ठीक है, अब हमें इस फूल की जरूरत नहीं है। कार्तिक का जवाब सुनते ही दादी माँ की बूढ़ी आंखें सिकुड़ कर गहरी हो गई। उनके दिमाग में एक एक कर परितोष की कई सारी बातें चलने लगी थी और वो कार्तिक को संदिग्ध नजरों से देखने लगी। शुरू से ही कार्तिक उन्हें एक रहस्यमयी इंसान लगता था, मगर अब कार्तिक उन्हें अपने समझ से परे लगने लगा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था उनका सन इन लॉ असल में था क्या? सिर्फ एक साधारण इंसान जिसके पास हद से ज्यादा पावर और दिमाग था, या फिर कुछ इससे भी ऊपर? आगे क्या होगा? क्या दादी माँ का शक सच साबित होगा? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। 126 वो वही है अब तक। कार्तिक ने ठंडे स्वर में कहा, आदित्य ठीक है, अब हमें इस फूल की जरूरत नहीं है। कार्तिक का जवाब सुनते ही दादी माँ की बूढ़ी आंखें सिकुड़ कर गहरी हो गई। उनके दिमाग में एक एक कर परितोष की कई सारी बातें चलने लगी थी और वो कार्तिक को संदिग्ध नजरों से देखने लगी। अब आगे। शुरू से ही कार्तिक उन्हें एक रहस्यमयी इंसान लगता था, मगर अब कार्तिक उन्हें अपने समझ से परे लगने लगा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था उनका सन इन लॉ असल में था क्या? सिर्फ एक साधारण इंसान जिसके पास हद से ज्यादा पावर और दिमाग था, या फिर कुछ इससे भी ऊपर? मगर ऐसा कैसे हो सकता था? अगर कार्तिक में कुछ खास होता तो वो खुद 13 साल पहले यूनिफॉस्ट पॉइजन की चपेट में नहीं आता। दादी माँ ने अपने दिमाग में उठ रहे अनगिनत ख्यालों और सवालों को काबू किया। चाहे कार्तिक कुछ भी हो, वो उन्हें बताने वाला था नहीं। उसके बारे में सोचकर वो खुद को ही परेशान करती। दादी माँ ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें लगा था उन्हें होश में लाने के लिए इस फूल की जरूरत होगी, मगर अब जब वो ठीक है तो इस फूल की कोई जरूरत ही नहीं है। हम इसे रिवन को दे देते हैं, उसके लिए यह फूल पौष्टिक होता है। दादी माँ की बात सुनकर कार्तिक ने कहा, हम क्रूज पर जा रहे हैं, आप भी रेडी हो जाए, रॉकी आकार आपको पिक कर लेगा। दादी माँ ने जवाब में सिर हिलाया, जिसके बाद कार्तिक बेला को लेकर वहां से बाहर चला आया। एंट्रेंस पर काली गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई थी। सबसे बीच में एक बेहद ही खूबसूरत लंबी ब्लैक ग्रे कार खड़ी थी। हालांकि उस कार पर किसी कंपनी का लोगो नहीं था, बल्कि उस कार में लोगो की जगह ब्लैक विंग सिंबल लगा हुआ था। वो एक कस्टम मेड कार थी, जिसमें 1500 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ था। पूरी दुनिया में वैसी सिर्फ एक ही कार थी और जिसे सिर्फ रॉकवेव का चेयरमैन यूज कर सकता था। कार्तिक ने बेला को कार के अंदर बिठाया, जो गहरी सोच में डूबी हुई थी। कार्तिक भी आकर बेला की दूसरी तरफ बैठ गया। कार का इंटीरियर किसी 7 स्टार होटल से भी ज्यादा लग्जरियस था। सारी सीट्स प्योर लेदर से बनी हुई थी। कहना गलत नहीं होगा, उस एक गाड़ी पर कार्तिक ने हद से ज्यादा खर्चा किया था। एडवांस्ड आई ड्राइविंग सिस्टम, क्वांटम लेवल क्रैश अवॉइडेंस सिस्टम, ब्लास्ट प्रूफ बॉडी, 360 डिग्रीज एयरबैग्स के साथ वो कार दुनिया की सबसे सुरक्षित और महंगी गाड़ी थी। बेला, जो कि बचपन से ही कार एंथुजियास्ट रही थी, जिसका कार कलेक्शन दुनिया की सबसे प्रीशियस कार कलेक्शन कहा जाता था, उसने अपनी आधी कार कलेक्शन पर जितना खर्चा किया था, उतना अकेले इस एक कार को परफेक्ट बनाने में खर्च किया गया था।
कार्तिक ने अपने फोन में कुछ टाइप करने के बाद बेला को देखा, जो विंडो से बाहर देखते हुए कुछ सोच रही थी। कार्तिक ने पूछा, क्या सोच रही हो तुम वाइफी? कार्तिक का सवाल सुनकर बेला ने उसकी तरफ देखा और कहा, पिछले 2 दिनों में एक अननोन नंबर से मुझे कई बार कॉल आया था कार्तिक। वो कॉल्स थोड़े अजीब थे और आज तो उस नंबर से मुझे 2 बार कॉल आया था। पहली बार कॉल करने वाले इंसान ने मेरे लिए एक धमकी भरा बर्थडे सॉन्ग गाया था और दूसरी बार उसने तब कॉल किया था जब मैं मीटिंग रूम में थी। हालांकि दूसरी बार उसने कुछ कहे बगैर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। मुझे शक है जिस इंसान ने मुझे और आदि को पॉइजन दिया था वो इस फोन कॉल वाले इंसान से कनेक्टेड हो सकता है या फिर वो खुद ही हो सकता है। वैसे मैंने बिन को उस इंसान का फोन नंबर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कह दिया था, मगर पता नहीं क्यों मुझे उस इंसान को लेकर बहुत बुरी फीलिंग आ रही है। कार्तिक ने बेला की पूरी बातें सुनी, मगर अंत में भी उसके शांत चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया, मानो उसे बेला की बातों में कुछ भी नया ना लगा हो। कार्तिक ने बेला को कुछ पल तक देखा, फिर उसने उसे आहिस्ता से उठाकर अपने गोद में बिठा लिया। बेला ने कोई विरोध नहीं किया। उसके माथे पर मौजूद लकीरों से साफ पता चल रहा था उसके दिमाग में और भी बहुत कुछ चल रहा है। कार्तिक ने बेला का गाल सहलाते हुए कहा, तुम जानती हो वो इंसान कौन है वाइफी? कार्तिक की बात सुनकर बेला ने उसकी तरफ देखा। उसकी सुंदर काली आंखों की गहराई से हल्की बेचैनी नजर आ रही थी। बेला ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे शक है किसी पर, मगर मैं नहीं चाहती वो हो। फिर से नहीं, उसकी माँ का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। मैं नहीं। कार्तिक ने बेला की बात बीच में काटते हुए कहा, वो वही है वाइफी, तुम चाहो या ना चाहो वो वही है, मगर तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा हस्बैंड जल्दी ही धरती से इस क्रिएटर का नामो निशान मिटा देगा। फिलहाल मुझे उससे कुछ काम है, इसीलिए उसे थोड़ा दिन और जीने का मौका मिलेगा, मगर जिस दिन मेरा काम खत्म हुआ उसी दिन मैं उसे खत्म कर दूंगा। अभी के लिए उसे एक चारा बनने दो। कार्तिक की बात सुनकर बेला ने कुछ मिनट के लिए तो उसकी गहरी आंखों में देखा, जिसे पढ़ पाना असंभव था। फिर बेला ने अपनी आंखें बंद कर ली और आलस से अपना सर कार्तिक के शोल्डर पर रख दिया। कार्तिक ने भी आगे कुछ नहीं कहा। उसकी उंगलियां बेला की पीठ पर चल रही थी और उसकी गहरी नीली आंखें विंडो से बाहर देख रही थी। उनके मन के विचारों को समझ पाना नामुमकिन काम था। रॉकवेव बिल्डिंग। ली हुआ देर रात को अपने केबिन में बैठी हुई थी। उसके सुंदर चेहरे अलग ही तरह की चमक थी। अब तक कर्फ्यू हटाया नहीं गया था, इसलिए जो भी हायर एग्जीक्यूटिव्स आज की मीटिंग में आए थे सबको रॉकवेव सिटी में ही रुकना पड़ा था। ली हुआ ने मुस्कुराते हुए सामने बैठे अपने डैड को देखा। वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसने कोई जंग जीत ली हो। ली हुआ ने कहा, डैड मैंने आपको कहा था किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब देखिए सब कुछ कितना स्मूथली गया। आपकी बेटी ने ऐसे ही हवाबाजी करके इस पोजीशन को हासिल नहीं किया है डैड। यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत पापड़ बेले है। अपनी मेहनत को मैं किसी ऐसी लड़की की वजह से वेस्ट नहीं जाने दूंगी जो सिर्फ अपने बैकग्राउंड और कनेक्शन के बलबूते यहाँ आए हो। उसके लहजे में तिरस्कार और अभिमान दोनों झलक रहा था। मिस्टर ली ने अपनी बेटी को देखा। वो थोड़े चिंतित नजर आ रहे थे, मगर उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान भी थी जो ये बता रही थी वो अपनी बेटी को लेकर मिश्रित भावनाएं महसूस कर रहे थे। मिस्टर ली ने गंभीर स्वर में कहा, अच्छा अब जो तुमने कर दिया है उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। आगे क्या करना है ये सोचो। 15 साल है तुम्हारे पास। इन 15 सालों में तुम्हें कैसे भी करके चेयरमैन के दिल में अपने लिए जगह बनानी होगी। अगर एक बार चेयरमैन हमारी साइड आ गए तो हम उस बेला रिचर्ड को पूरी तरह खत्म कर देंगे। बेला का जिक्र सुनते ही ली हुआ की आंखों में नफरत और गुस्से के भाव उमड़ आए। उसने हमेशा से ऊंचे सपने देखे थे और उसे अचीव भी किया था। रॉकवेव ज्वाइन करना उसका इकलौता मकसद नहीं था। वो रॉकवेव ज्वाइन करने के बाद पूरा रॉकवेव हथियाना चाहती थी, मगर चेयरमैन को देखने के बाद उसका मन बदल गया था। आज से पहले उसने किसी भी लड़के को घास तक नहीं डाला था, मगर चेयरमैन के अपीयरेंस ने ही उसे दीवानी बना दिया था। किसी आदमी का चेहरा देखे बगैर वो उसके लिए इतना पागल हो जाएगी, ली हुआ ने कभी नहीं सोचा था, मगर दिल का क्या कर सकते हैं। इस पर किसी का जोर नहीं चलता है। ना चाहते हुए ही उसे चेयरमैन से प्यार हो गया।
लाख कोशिश के बाद भी वो अपने दिल पर काबू नहीं कर पाए। चेयरमैन के पहले अपीयरेंस को देखने के बाद ही उसने सोच लिया था, वो धीरे धीरे उस आदमी के करीब जाएगी और उसके साथ मिलकर पूरे रॉकवेव पर राज करेगी। वैसे भी ये तरीका ज्यादा आसान था, मगर फिर उसके रास्ते में आ गई बेला रिचर्ड नाम की एक दीवार, जिसे वो अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी लंघ ना पाए। ली हुआ डोमिनेटिंग थी, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग। उसने दुबई के राजा तक को डोमिनेट कर दिया और उससे वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन छीन ली थी। मगर बेला रिचर्ड, जब वो बेला रिचर्ड को डोमिनेट करने के लिए 5 कदम आगे बढ़ती थी, तब बेला उसे खुद से 100 कदम दूर ऊंचाई पर नजर आती थी। पहले ली हुआ को लगता था बेला रिचर्ड सच में काबिल है, इसीलिए वो उससे आगे है, मगर बाद में जब उसे पता चला बेला रिचर्ड का चेयरमैन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तब से ही बेला रिचर्ड को लेकर उसका पर्सपेक्टिव बदल गया था। भले ही बाद में उसे पता चल गया हो बेला और चेयरमैन असल में मैरिड है, मगर इसके बावजूद उसे लगने लगा था फेवरिज्म की वजह से बेला रिचर्ड उससे आगे है। वो कितनी भी कोशिश कर ले, चेयरमैन के सपोर्ट की वजह से वो बेला रिचर्ड को कभी डोमिनेट नहीं कर पाएगी। इन्हीं वजहों से उसे पहले बेला रिचर्ड से जलन हुई, फिर उसकी जलन गुस्से में बदली और फिर एक वक्त के बाद उसे बेला रिचर्ड से नफरत हो गई। भले ही उसने अपनी नफरत को पहले कभी खुलकर जताया ना हो, मगर डे वन डे वो बेला से नफरत करती आ रही थी। ली हुआ ने कहा, डोंट वरी डैड, 15 साल बहुत लंबा वक्त होता है। मुझे नहीं लगता चेयरमैन 15 साल तक मुझे नजरअंदाज कर पाएंगे। पहले बेला रिचर्ड की वजह से मुझे कभी वो मौका ही नहीं मिला, मगर अब मेरे पास मौके ही मौके होंगे चेयरमैन को अपना बनाने के लिए। ली हुआ की बात सुनकर मिस्टर ली ने उससे सुझाव देते हुए कहा, ली हुआ, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, मगर फिर भी तुम्हें हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। चेयरमैन का वो बेटा रेयांश कपूर, खासकर उससे तुम्हें संभल कर रहना होगा। वो बिल्कुल चेयरमैन की तरह ही है और अपनी माँ को लेकर तो वो हद से ज्यादा पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव है। अगर उसे पता चला, ली हुआ ने अपने डैड की बात बीच में काटते हुए कहा, डैड, आप इन चीजों की फिक्र मत कीजिए। एक बार मैं चेयरमैन को अपना बना लूं, उसके बाद बेला रिचर्ड क्या और उसके बेटे क्या, हर किसी को एक एक कर मैं चेयरमैन की जिंदगी से निकाल फेंकूंगी। ली हुआ की बात सुनकर मिस्टर ली ने सहमति में सिर हिलाया। अगर एक बार उनकी बेटी चेयरमैन को अपने काबू में कर ले तो सच में बेला रिचर्ड क्या और उसके बेटे क्या, वो लोग उन सबको एक झटके में खत्म कर सकते थे। अचानक झटके के साथ केबिन का दरवाजा खुला, जिसने ली हुआ और मिस्टर ली का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट कर लिया। दोनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा, जहां तन्मय बिना भाव के खड़ा था। ली हुआ ने अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा, मिस्टर तन्मय, ये क्या तरीका है? माना आप चेयरमैन के खास लोगों में से हो, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी तरह मेरे केबिन में घुस जाओगे। तन्मय ने ली हुआ की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, चेयरमैन ने तुम लोगों को इनवाइट किया है मैडम की बर्थडे पार्टी में। 2 मिनट है तुम दोनों के पास, जल्दी से खुद को रेडी करो और मेरे साथ चलो। तन्मय की बात सुनते ही ली हुआ और मिस्टर ली का चेहरा पीला पड़ गया। मैडम की बर्थडे पार्टी, इनविटेशन और तन्मय का लहजा, ये सब कुछ उन दोनों के दिल में किसी अनहोनी की आशंका पैदा कर रही थी। मिस्टर ली ने ली हुआ की तरफ देखा, जो अपनी मुट्ठी बांधे हुए तन्मय को घूर रही थी। ली हुआ, आई एम सॉरी। अचानक अपने डैड के मुंह से सॉरी वर्ड सुनकर ली हुआ कंफ्यूज हो गई। उसने सवालिया नजरों से अपने डैड की तरफ देखा, जिन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसे देखकर ली हुआ की आंखों पट्टी की पट्टी रह गई। आगे क्या होगा, आखिर क्या किया है मिस्टर ली ने, जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।